दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। इसी कानपुर शहर के अंदर एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव का नाम होता है सरवन खेड़ा। सरवन खेड़े में ही रहने वाला दिनेश फौजी, जो कि एक रिटायर फौजी होता है। दिनेश फौजी का एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 18 साल की होती है। उसके बेटे का नाम आशु होता है, लेकिन आशु जन्म से अंधा होता है। आशु लगभग घर में ही रहा करता था। वह कभी कभार ही बाहर निकला करता था। दिनेश कुमार की बड़ी बेटी भी होती है जिसका नाम दीक्षा होता है। दीक्षा ने ग्रेजुएशन पास कर ली थी। दीक्षा अब चाहती थी कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन करे, यानी कि एमए इंग्लिश से करे, और एमए इंग्लिश से करने के बाद वह अच्छी खासी नौकरी करना चाहती थी। इस तरीके से दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो दीक्षा होती है वह अपने भाई आशु से बेहद प्यार करती थी। उसकी देख रेख में दिन रात लगी रहती थी। उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे कामकाज उसके लिए किया करती थी। और इस तरह से अपनी बहन दीक्षा के साथ आशु भी काफ़ी खुश रहा करता था। लेकिन वो दिन भी आ जाता है जिसमें दीक्षा अपने पिता दिनेश को कहने लगती है कि पिताजी, अब मुझे आगे पढ़ाई करनी है और यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर एक कॉलेज पड़ता है जो कि सरकारी कॉलेज है। मैं उसमें ही एडमिशन लूँगी क्योंकि वहाँ पर खर्चा भी कम होगा। दीक्षा चाहती थी कि किसी भी पैसे की वजह से उसके पिता के कंधों पर बोझ ना पड़े, और इस तरह से दीक्षा अब अपने पिता को मना लेती है और उसका पिता अब उस सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अंदर अपनी बेटी का एडमिशन करवा देता है। दीक्षा सामान पैक करती है और अगले ही दिन उस कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज में एडमिशन लेती है और एडमिशन लेने के बाद दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। दीक्षा सुबह के 8 बजे अपने कॉलेज में जाया करती थी। शाम को अपने हॉस्टल में आकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन आने वाले समय में दीक्षा के साथ क्या होने वाला था यह खुद दीक्षा भी नहीं जानती थी। जैसे ही 8 अगस्त 2025 के शाम के 7 बजे का समय होता है तो आशु अपनी बहन दीक्षा के पास फ़ोन कॉल करता है। आशु अपनी बहन दीक्षा को कहता है कि दीक्षा, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हारे पास राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता हूँ और तुम्हें ही मेरे घर आना पड़ेगा राखी बंधवाने के लिए। तभी दीक्षा हंसते मुस्कुराते हुए अपने भाई आशु को कहने लगती है, तुम्हें यह सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, मुझे इस बात का पता है। मैं कल यानी कि 9 अगस्त 2025 के दिन तुम्हारे घर पर तुम्हें राखी बांधने के लिए ज़रूर आऊँगी। और इस तरह से यह 2-4 बातें कहने के बाद दीक्षा फ़ोन काट देती है और फिर अपना सामान पैक करती है। इसके बाद खाना खाती है और खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती है और फिर सो जाती है। जैसे ही अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त का दिन आता है तो सुबह के 10 बजे के आसपास दीक्षा अपने हॉस्टल से अपने घर के लिए निकलती है। जल्दी से बस पकड़ती है। बस पकड़ने के बाद अपने गांव सरवन खेड़ा के बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। लेकिन सरवन खेड़ा बस स्टैंड से गांव तक की जो दूरी होती है वह 10 से 12 किलोमीटर तक की होती है। अब इनके गांव तक बस नहीं जाया करती थी, क्योंकि यहाँ से जितने भी यात्री होते हैं सरवन खेड़ा के अंदर वो बाय ऑटो रिक्शा जाया करते थे। जैसे दोपहर के लगभग 1 बजे का समय होता है तो यह लड़की दीक्षा देखने लगती है कि कोई अगर ऑटो रिक्शा मिल जाए तो मैं गांव में जल्दी से चली जाऊंगी। लेकिन दूर दूर तक आज के दिन इसको ऑटो रिक्शा दिखाई भी नहीं देता है। इस तरह से दीक्षा की आज की किस्मत बहुत ख़राब होती है। थोड़ा समय बीतने के बाद लड़की परेशान हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज के दिन सारी ऑटो रिक्शा कहाँ चले गए हैं। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद
वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा पहुँच जाता है। उस ऑटो रिक्शा में केवल एक ड्राइवर बैठा होता है। उस ड्राइवर का नाम राजेश होता है। राजेश अक्सर नशा करने का आदी होता है। अब जैसे ही राजेश सरवनखेड़ा बस स्टैंड पर पहुंच जाता है तो इसके बाद यह लड़की दीक्षा उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मुझे जल्दी से अपने गांव में पहुंचना है। लेकिन ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि तुम अकेली सवारी हो, मैं तुम्हें अकेली को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तभी लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़े से ज़्यादा पैसे और दे दूँगी, तुम मुझे घर तक छोड़ आओ। और इस तरह से यह लड़का राजेश अब इसकी खूबसूरती और इसकी जवानी को निहारने लगता है। राजेश को यह लड़की काफ़ी पसंद आ चुकी थी। राजेश की नीयत इस लड़की पर काफ़ी ख़राब भी हो चुकी होती है और इसके बाद राजेश एक प्लान बनाना तैयार कर देता है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर राजेश इस लड़की को कहने लगता है कि तुम जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे गांव तक तुम्हें छोड़ देता हूं। और फिर इसके बाद यह दीक्षा उसकी ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। राजेश अपनी ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह शीशे के अंदर से इस लड़की की खूबसूरती को निहार रहा होता है। जैसे ही 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाता है तो फिर एक सुनसान इलाका भी आ जाता है। और जैसे ही सुनसान इलाका आ जाता है तो राजेश अब सोचने लगता है कि बस मेरे पास यही मौका है। और इसके बाद राजेश तुरंत अपनी ऑटो रिक्शा को वहीं पर रोक लेता है। ऑटो रिक्शा जैसे ही रोकी जाती है तो दीक्षा पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर भैया क्या बात है, तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी है। लेकिन राजेश बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि आज मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ऑटो रिक्शा 2 बार पहले ही ख़राब हो चुका है और यह अब भी ख़राब हो गया है, देखता हूँ इसमें क्या खराबी है। और इसके बाद यह लड़का राजेश अपने ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है। थोड़ी देर तक उस ऑटो रिक्शा के पास खड़ा रहता है। दोपहर के समय इस गर्मी के मौसम में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। अब इसके बाद राजेश फिर से अपनी ऑटो रिक्शा में आता है। ऑटो रिक्शा से एक धारदार हथियार उठाता है और देखते ही देखते दीक्षा की गर्दन पर वह हथियार रख लिया जाता है। और दीक्षा को यह ऑटो ड्राइवर राजेश कहने लगता है कि अगर तुमने शोर मचाने की या चिल्लाने की ज़रा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। लड़की सहम जाती है, डर जाती है और वह लड़की सिसकने लगती है। और इसके बाद राजेश इसको कहने लगता है कि यह पास में ही ईंख का खेत है, मेरे साथ जल्दी से इस ईंख के खेत के अंदर चलो। लड़की मजबूर हो चुकी थी। लड़की मना भी करती है, विरोध भी करती है, लेकिन ऑटो ड्राइवर राजेश मानने वाला नहीं था। देखते ही देखते उसी की चुन्नी लेकर उसका मुंह बांध देता है। और यह सब करने के बाद यह ऑटो रिक्शा वाला राजेश कुमार इस लड़के दीक्षा को लेकर उसी के खेत में चला जाता है। ईंख के खेत में जाने के बाद यह राजेश इसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से इसके साथ गलत रिश्ते बनाता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। राजेश इस लड़की के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से जब इस काम को कर रहा होता है तो इसकी जो संतुष्टि है वो हो जाती है। और जैसे इसकी संतुष्टि होती है तो फिर लड़की को 2-4 थप्पड़ भी मारे जाते हैं। और फिर राजेश इस ईंख से बाहर निकलता है। जैसे ही राजेश ईंख से बाहर निकलता है तो इस ईंख के खेत का मालिक जगदीश कुमार खेतों में पहुंच जाता है। और उसके बाद इस लड़के पर जगदीश कुमार की नज़र पड़ जाती है। लेकिन जगदीश कुमार सोचने लगता है कि कोई आसपास का ही व्यक्ति होगा, वैसे ही खेत में आ गया होगा। लेकिन 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद उसी खेत से वो लड़के दीक्षा भी जैसे तैसे करके बाहर निकल आती है। अब खेत के मालिक जगदीश कुमार की नज़र जब उस लड़की दीक्षा पर पड़ती है, उसके कपड़ों पर पड़ती है, तो फिर जगदीश कुमार सारी बातें समझ जाता है और जगदीश कुमार अब इस लड़की के पास आ जाता है।
लेकिन ऑटो ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही ऑटो ड्राइवर वहां से भाग रहा होता है तो फिर जगदीश कुमार भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसको किसी न किसी तरीके से पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उस लड़की के पास ले आता है। और इसके बाद जगदीश कुमार दोनों से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे खेत में क्या कर रहे थे। मैं पुलिस में अभी फ़ोन मिलाता हूँ और तुम दोनों की शिकायत करूँगा। लड़की दीक्षा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगती है कि इसने मेरी गर्दन पर कुछ धार हथियार रखा था। मैं ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रही थी और फिर यह मुझे एक खेत में लेकर आता है और मेरे साथ गलत काम करता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जगदीश सारी बातें समझ जाता है और इसके बाद देखते ही देखते जगदीश उस ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई करना शुरू कर देता है। पहले उसकी खूब खातिरदारी की जाती है और यह सब करने के बाद जब ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार वहां से भागने की कोशिश करने लगता है तो जगदीश कुमार के हाथ में जो लाठी होती है उससे उसका सर फोड़ दिया जाता है और फिर से राजेश वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो लड़की के पास चुन्नी होती है उस चुन्नी से इसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और जब राजेश के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं तो फिर फुर्सत में जगदीश कुमार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और लगभग आधे से पौने घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचती है तो फिर इसके बाद दीक्षा से सारी कहानी पूछी जाती है। दीक्षा रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने पूरी घटना को उजागर कर देती है और कहने लगती है कि अगर खेत का मालिक यहाँ पर फरिश्ता बनकर नहीं आता तो यह ऑटो ड्राइवर मुझे जान से भी मार सकता था। और इसके बाद पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस इस भले आदमी जगदीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती है। और फिर इसके बाद ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वहां पर ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार की जमकर पिटाई की जाती है। जैसे ही उसकी पिटाई की जाती है तो पूरा जुर्म भी कबूल कर लिया जाता है और इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ़ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। चार्जशीट दायर करने के बाद इसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब यह बात भविष्य में तय की जाने वाली है कि जज साहब इस ऑटो ड्राइवर राजेश कुमार को आखिर में क्या सज़ा सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर उस जगदीश कुमार की जो है हमें काफ़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उसकी मदद से उस लड़की की जान बच गई। लेकिन यहाँ पर ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ जो गलत काम कर चुका होता है उस सदमे से बाहर निकलने में उस लड़की दीक्षा को काफ़ी वक्त भी लगने वाला है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, आपको सतर्क करना है। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।